नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी है पुणे में रहने वाले एक शख्स की जिसका नाम अद्विक है। पेशे से वो कार ड्राइवर है, लोगों की बोली में टैक्सी ड्राइवर। चलिए अब ये कहानी अद्विक के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे शुरू करते हैं। मेरा नाम अद्विक है, मैं पुणे का रहने वाला हूं और टैक्सी चलाता हूं। असल में मेरा जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे पिताजी भी कभी ड्राइवर थे। वो मुंबई आए थे बड़े सपने लेकर, पर वहीं बस ड्राइविंग में लगे रहे। मैंने भी उनकी ही जिंदगी देख देख कर ड्राइविंग अपनाई, पर कभी नहीं सोचा था कि यही राह मुझे किसी अजीब दुनिया की ओर ले जाएगी। शुरू में सब सामान्य था, रोज की ड्यूटी, रात की सवारी, थके हुए शहर की रोशनी। पर एक रात जब मैंने देर रात एक पुराने पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी तो वहीं से सब बदल गया। एक बूढ़ा आदमी आया जिसकी आंखों में कुछ अलग सा सन्नाटा था। उसने बिना कुछ बोले ही मुझे एक रास्ता बताया, एक सूना मोड़ जो नक्शे पर भी नहीं था। मैं हमेशा से जिज्ञासु रहा हूं, इसलिए उसे मान लिया। जैसे ही मैं उस मोड़ से मुड़ा, कार की रेडियो खुद ब खुद बंद हो गई और बाहर की हवा में एक ठंडक घुस आई जो हड्डियों तक उतर गई। आगे जो हुआ मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। बस इतना कहूंगा कि उस रात मैंने दुनिया के उस पर्दे के पीछे झांक लिया जो आम आंखों से छिपा रहता है, और जो दिखा वो इतना डरावना था कि मेरी सांस रुक सी गई। दोस्तों, जब मैं उस दूसरी दुनिया के उन अजीब लोगों के सामने आया तो उनकी शक्लें इतनी भयानक और डरावनी थीं कि अगर कोई साधारण इंसान उन्हें अकेले रात के समय आमने सामने देख ले तो शायद डर के मारे उसकी सांस वहीं थम जाए। उस दुनिया के डर का स्तर इतना गहरा था कि किसी को भी दिल का दौरा पड़ सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो घटना मेरे साथ हुई तब मैं बच गया। उस वक्त मेरा दिल तेज धड़क रहा था मगर टूट नहीं गया। शायद इसी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठा ये सब बता पा रहा हूँ। जिस अनुभव की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो आज से कुछ साल पहले हुआ था। उसी घटना ने मुझे ये समझा दिया कि हमारी जिंदगी सचमुच पानी के बुलबुले की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। इसलिए हर पल को हंसी खुशी खा पी कर जीना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा हादसा आपकी जिंदगी बदल दे और कब आपको इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाए। इसलिए मैं आप सबको भी यही कहूंगा, जब तक जी रहे हो हंसी खुशी और मस्ती से जियो, क्योंकि आपको नहीं पता अगले ही पल क्या होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी गहरी बातें कैसे मालूम हो गई। तो दोस्तों, ये सब मैंने किसी किताब से नहीं सीखा, बस उसी एक रात की घटना ने मुझे ये सबक सिखा दिया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस घटना के बाद से मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया कि मैं कितने साल जीऊंगा या आगे अपनी जिंदगी में क्या करूंगा, क्योंकि इंसान चाहे जितना भी सोच ले, असली जिंदगी उसके हिसाब से कभी नहीं चलती। मैं पिछले 7-8 साल से टैक्सी चलाता हूँ। इतने सालों में कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे मुझे डर का एहसास हो। मैं हमेशा यही कहता था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। रात हो या कोई सुनसान रास्ता, मैं बेझिझक गाड़ी चला लेता हूँ। लेकिन लगभग 2.5 साल पहले जो हुआ उसने मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस रात के बाद मुझे समझ आया कि डरना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान तब तक बहादुर लगता है जब तक उसे असली डर का सामना ना करना पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और ज्यादातर लंबी दूरी की बुकिंग पर गाड़ी चलाता हूँ। मेरी पहचान अब मार्केट में अच्छी हो चुकी है, इसलिए अक्सर मुझे फोन पर बुकिंग मिल जाती है। एक दिन मेरे पास मेरे जानकार का कॉल आया। उसने कहा, अरे आरव, एक बुकिंग है, अगर तू कहे तो मैं फिक्स कर दूं। मैंने पूछा, कहाँ की बुकिंग है और कितने लोग हैं? वो बोला, 5 लोग हैं, उन्हें रांची तक जाना है। ये सुनकर मैंने हैरानी से कहा, इतनी लंबी दूरी कार से क्यों? फ्लाइट या ट्रेन से जाना ज्यादा आसान नहीं होता? तो वो बोला, भाई ये लोग टूरिस्ट हैं, घूमते घूमते अलग अलग जगह रुकते हुए सफर करेंगे, लंबा ट्रिप है, तेरी भी अच्छी कमाई होगी। अब उन दिनों लगातार बारिश हो रही थी। उस दिन भी सुबह से तेज बारिश हो रही थी। मैंने कहा, यार ऐसे मौसम में इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसने जोर देकर कहा, अरे तू चिंता मत कर, सामने वाले पैसे वाले लोग हैं, बुकिंग के अलावा टिप्स भी अच्छी मिलेंगी। मेरा मानना है कि तू हाँ कर दे। वो आदमी मुझे अक्सर महीने में 5-7 बुकिंग दिला देता था। मैं उसे मना नहीं करना चाहता था। सो मैंने कहा, ठीक है, तू उन लोगों को हाँ बोल दे, बस समय और जगह बता देना, मैं गाड़ी लेकर पहुंच जाऊंगा। मेरे पास उन लोगों का एड्रेस आ चुका था। मेरे जानकार ने मुझसे कहा, आरव ये एड्रेस है,
आज रात ठीक 1 बजे पहुंच जाना। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन फोन कटते ही दिमाग में एक अजीब सी हलचल हुई। रात के 1 बजे ही क्यों? दिन में भी तो सफर शुरू किया जा सकता था। इतना सोच ही रहा था कि तभी मोबाइल की मैसेज टोन बजी। स्क्रीन पर वही आदमी का मैसेज था, पूरे एड्रेस के साथ, जहां से मुझे 5 लोगों को पिकअप करना था। मेरी गाड़ी 7 सीटर है, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने बुकिंग के लिए हाँ कर दी थी। रात के 11 बजते ही मैं गाड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। वो जगह मेरे घर से लगभग 2 घंटे दूर थी। गाड़ी चलाते चलाते भी वही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि अगर घूमने ही जाना था तो दिन में क्यों नहीं बुलाया। पर आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, बड़े शहर दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। पुणे भी ऐसा ही है। रात के समय सड़कें खूबसूरत दिखती हैं, पर उसी खूबसूरती के पीछे कभी कभी ऐसा सन्नाटा छिपा होता है जो किसी की रूह तक हिला देता है। मुझे नहीं पता था कि जिस बुकिंग पर मैं जा रहा था वो मेरे जीवन की सबसे खौफनाक सफर में बदल जाएगी। मन ही मन मैंने सोचा कि इन अमीर लोगों के भी शौक अजीब होते हैं। दिन भर सोते हैं और रात में भूतों की तरह घूमते हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यही ख्याल आगे चलकर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मैं उस एड्रेस के पास पहुंचने लगा, पर वहां पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। मैप पर जो जगह दिख रही थी वो दरअसल एक सुनसान बस्ती की गली थी। सड़क के दोनों ओर जर्जर मकान, बुझी हुई लाइटें और ऐसा सन्नाटा मानो कोई वहां सालों से नहीं रहता। गाड़ी रोकते हुए मेरे मुंह से बस यही निकला, क्या ये भी इस शहर का हिस्सा है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अब भी उसी जगमगाते शहर के भीतर हूं, जहां हर वक्त लोग जागते हैं। मुंबई रात में इतनी जगमगाती है कि बाहर से आया हुआ इंसान अक्षर समझ ही नहीं पाता कि ये दिन है या रात। लेकिन उसी शहर के भीतर एक ऐसी जगह भी थी जहां मैं उस रात पहुंचा, और वहां की खामोशी देखकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह अब भी मुंबई ही है। गली में मेरी कार धीरे धीरे बढ़ रही थी। दाएं बाएं जो मकान थे वो पुराने और जर्जर दिख रहे थे। किसी भी खिड़की से रोशनी नहीं झलक रही थी। माहौल बिल्कुल गांव के सन्नाटे जैसा था, जहां रात होते ही सब कुछ थम जाता है। आखिरकार मैं उस मकान नंबर के सामने पहुंचा जिसका पता मुझे भेजा गया था। घड़ी में रात के 1 बजने में अब भी 15 मिनट बचे थे, यानी मैं वक्त से पहले पहुंच गया था। मैंने 2-3 बार हॉर्न बजाया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। थकान भी ज्यादा थी तो मैंने कार बंद की और सीट पीछे करके थोड़ा लेट गया। शायद अनजाने में मेरी आंख लग गई। तभी अचानक खट खट खट, मेरी नींद टूटी। कानों में कार की खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज आ रही थी। मैंने झटके से आंख खोली और बाहर देखा तो जिस नजारे ने सामने से झांका उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वो लगातार मेरी खिड़की खटखटा रही थी और जैसे ही मैंने आंखें खोली उसने अजीब से मुस्कान दी। डरते डरते मैंने शीशा नीचा किया। वो बोली, तुम्हें अपने काम से जरा भी लगाव नहीं है क्या? कब से खटखटाए हो? तुम वही ड्राइवर हो ना जो हमें आज लेके जाने वाला है? मैंने संभलते हुए कहा, हाँ मैं ही हूं। आप लोग 5 लोग ही हैं ना? वो हल्के से हंसते हुए बोली, हाँ हम 5 ही हैं। अब गाड़ी से उतरो और हमारा सामान अंदर से उठाकर डालो। मैं झटके से कार का दरवाजा खोला और उसके साथ उस मकान के भीतर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घबराहट हुई। मकान बाहर से ही नहीं, अंदर से भी बेहद पुराना और उजड़ा हुआ था। जगह जगह गंदगी, बिखरा कूड़ा करकट देखकर यकीन ही नहीं होता था कि यहां कोई इंसान रह सकता है। लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहां अंदर मुझे वही लड़के दिखाई दी जो बाहर थी, और उसके साथ 2 औरतें और 2 आदमी, यानी कुल 5 लोग। अचानक उनमें से एक औरत मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये हमारा सामान है,
इसे उठाकर गाड़ी में रखो, फिर हम तुरंत निकलेंगे। मैं उस सामान की तरफ बढ़ा। 5 बड़े बड़े बैग सामने रखे थे। मैंने 2 बैग उठाने की कोशिश की दोनों हाथों में, लेकिन जैसे ही हाथ लगाए एक अजीब भारीपन महसूस हुआ। वजन इतना ज्यादा था कि मैं उन्हें उठाने तक में असमर्थ था। हैरानी की बात थी कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी अकेले एक बैग को भी नहीं उठा पाया। मैं थोड़ा हक्का बक्का होकर उनसे बोला, ये बैग, इसमें आखिर ऐसा क्या रखा है कि इतने भारी हैं? उसमें से एक औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें थोड़ी ही देर में सब पता चल जाएगा। अब तो तुम हमारे साथ हो, आगे सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा। मैंने तुरंत कहा, मैं अकेले इतने वजन को नहीं उठा पा रहा, आप में से कोई आकर मेरी मदद कर दो। इतना कहते ही उनमें से एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, आजकल के नौजवान भी कितने कमजोर हो गए हैं। फिर वो मेरे पास आया और बड़े ही सहज अंदाज में दोनों बैगों को उठाकर उठा लिया। वही बैग जिन्हें मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं उठा पा रहा था। मैं बस हैरानी में रह गया। उसके हाथों में वो भारी वजन बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये लोग साधारण इंसान नहीं थे। जिन बैगों को मैं पहले उठाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हिला नहीं पा रहा था, लेकिन वो आदमी बड़ी ही सहजता से उन दोनों बैगों को उठाकर बाहर ले गया। मैं बस हैरान रह गया। इतना भारी बैग जिसे मैं अकेले नहीं उठा सकता, वही आदमी अकेले कैसे उठा ले गया? मैं अपने आप से सोचता रहा। इतना सोच ही रहा था कि तभी दूसरा आदमी भी आया और उसने भी वही किया। बैग उठाए और बाहर ले गया। फिर बाकी लोग, दोनों औरतें और वो लड़की मेरे पास आए। उनमें से एक औरत ने कहा, एक बैग तुम दूसरी तरफ पकड़ो, मैं दूसरी तरफ उठाऊंगी। फिर धीरे धीरे सभी लोग मिलकर बैगों को बाहर मेरी कार के पास ले गए। मैं पीछे जाकर कार की डिग्गी खोला और उन्होंने सारा सामान ध्यान से अंदर रखवा दिया। सारा सामान कार में रखने के बाद वे लोग एक एक करके मेरी कार में बैठ गए। उस पल मैं खामोशी और अजीब डर के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये लोग साधारण इंसान नहीं थे और उनके साथ ये सफर अब असली डर और रहस्य की शुरुआत वाला था। उन लोगों के कार में बैठते ही मैं भी अपनी ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नजर कार के पीछे वाले टायरों पर पड़ी। टायर नीचे की तरफ दबे हुए दिखाई दे रहे थे, और क्यों ना दिखे, आखिर इतने भारी बैग और 5 लोग पहले ही अंदर बैठ गए थे। इतने वजन के बावजूद अब मेरी सीट पर बैठना था। टायर को देखकर मुझे चिंता होने लगी। कल ही तो मैंने दोनों टायरों में हवा अच्छी तरह भरी थी। अगर रास्ते में ये भारी वजन और टायर की हालत ऐसी ही रही तो कहीं टायर फट न जाए, मैंने खुद से कहा। धीरे धीरे ड्राइविंग सीट पर बैठते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। सामने फ्रंट सीट पर एक औरत बैठी थी, 2 आदमी सबसे पीछे की सीट पर, और बीच वाली सीट पर वो लड़की और दूसरी औरत। अजीब था कि आमतौर पर गाड़ी में मर्द ही फ्रंट सीट पर बैठते थे, लेकिन आज यहां वो औरत बैठी थी। मैंने इस बात को नजरअंदाज करते हुए गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही हम चलने लगे, मैंने महसूस किया लोग चुपचाप बैठे हैं, आपस में कोई बात नहीं कर रहे। इस चुप्पी में गाड़ी की हल्की हिलन और रात की सन्नाटा मुझे नींद सा आने लगा। लेकिन मेरे दिल की धड़कन समझा रही थी कि यह चुप्पी सिर्फ साधारण चुप्पी नहीं थी, कुछ तो यहां गहराई में गलत था। चुप्पी और नींद के डर से बचने के लिए मैंने कार में गाने चालू कर दिए। जैसे ही गाने बजने लगे, फ्रंट सीट पर बैठी वो औरत मेरी तरफ घूरती हुई देखने लगी। उसकी नजरें कुछ अजीब और तीखी थीं। मैं थोड़ा हंसते हुए बोला, मुझे बस थोड़ी नींद आ रही थी, इसी वजह से गाना चालू किया। वो तुरंत बोली, इस नींद के चक्कर में कार को कहीं टकरा मत देना। मैंने कहा, नहीं, इतनी ज्यादा नहीं, बस आप लोग आपस में कोई बात नहीं कर रहे इसलिए ऐसा लग रहा है। हमारी कार अब हाईवे पर फुल स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी कार में बज रहे गानों के बीच अचानक हनुमान जी का भजन बजने लगा। जैसे ही भजन शुरू हुआ, वो औरत अचानक बहुत गुस्से में हो गई। वो मुझसे तेज आवाज में बोली, बंद करो इसे अभी, और फिर कभी मत चलाना। मैंने झटके से म्यूजिक सिस्टम बंद किया और पूछा, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो शांत लेकिन कड़क आवाज में बोली, इस कार में अब कोई भी गाना नहीं चलेगा। मैंने सोचा शायद वे लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं और कार में बजते भजन से उन्हें नींद नहीं आ रही, इसीलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। उस रात का सफर आश्चर्यजनक रूप से शांत और आरामदायक था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी।
जैसा मैंने पहले बताया, हम रात 1 बजे उनके घर से निकले थे और अभी कार सिर्फ 2 घंटे चली थी। लगभग सुबह के 3 बजे का वक्त था कि वो औरत मुझसे बोली, अगर आगे कोई होटल आए तो कार वहीं रोक दो। मैंने सोचा शायद उन्हें हाथ मुंह धोना है या कुछ नाश्ता करना है। इतना सोचते ही हाईवे पर आगे एक होटल नजर आया। मैंने कार वहां रोक दी और वे सभी धीरे धीरे बाहर उतरे और होटल के अंदर चले गए। जाते वक्त वो औरत मुझसे बोली, हम लोग अब होटल में आराम करेंगे और शाम के बाद ही यहां से निकलेंगे। मैं चौंक गया और पूछा, शाम को क्यों? दिन में आराम कर लीजिए और हम दोपहर में ही यहां से निकल लें। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं, हमारी मर्जी, चाहे हम कितनी भी देर यहां सोए। तुम्हारा काम तो यही है, जितनी देर रुकोगे उतने पैसे मिलेंगे। इतना कहकर उसने अपने पर्स से एक 500 रुपए का नोट निकालकर मेरे मुंह पर मार दिया और कहा, अब चुपचाप यहीं रहो शाम तक, जब तक हम नहीं आए यहीं पर रुको। उसके बाद वो औरत और बाकी लोग होटल के अंदर चले गए। मैं पूरे दिन अपनी कार में पड़ा रहा। दिन में सबसे अजीब बात यह थी कि वे लोग होटल के भीतर न खाने के लिए नीचे आते न किसी और काम के लिए। वे मुझे देखकर भी नहीं आते कि मैं ठीक हूं या नहीं, खाना खाया या नहीं। मैंने दोपहर 2:30 बजे तक इंतजार किया। किसी के न आने पर मैं वो 500 का नोट लेकर होटल के अंदर गया और खुद ही खाना खा लिया। जैसे ही अंधेरा हुआ और शाम के लगभग 8 बज रहे थे, वे लोग फिर बाहर आए और कार में बैठ गए। हम हाईवे पर चल ही रहे थे कि वो औरत बोली, आगे चलकर एक छोटी सड़क आएगी, वहां कार ले लो। मैंने पूछा, सड़क पर क्यों? हमें तो इस हाईवे से ही कोलकाता जाना है। वो बोली, इस सड़क पर आगे एक जगह है जहां हमें घूमना है और तुम्हें उसी तरफ ले जाना होगा। तभी मुझे समझ आया कि पहले ही उस आदमी ने कहा था कि उन्होंने अलग अलग जगह तय कर रखी हैं और हम वहीं घूमते हुए कोलकाता जाएंगे। गाड़ी चलाते चलाते रात लगभग 11 बज गए। अचानक वो औरत ने मुझे रोकने का इशारा किया। वो सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ लंबी लंबी पेड़ और घना अंधेरा। हम गहराई में घुस चुके थे। रात लगभग 12 बजने को थी कि वो औरत ने मुझे एक तरफ कार रोकने का इशारा किया। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की खड़खड़ाहट और गहरी चुप्पी। मुझे उस पल ऐसा लगा जैसे हम अब उस रहस्य की सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां से कोई वापसी आसान नहीं थी। जिस तरफ उसने इशारा किया वहां एक खाली मैदान फैला हुआ था, चारों ओर सिर्फ खुले आसमान और भारी अंधेरा। वो बोली, यहां कार रोक दो, मैदान के बीच में। मैं हैरान होकर बोला, पर यहां तो कोई होटल नहीं है, इतनी रात को आप लोग यहां क्यों रुकवाना चाह रही हैं? वो शांत होकर बोली, आज रात वहीं रुकेंगे। मैंने मन से कहा, यहां हम कहां रात गुजारेंगे? खुली हवा में? उसने मुस्कुराते हुए कहा, खुली हवा में नहीं, हम टेंट लगाकर रहेंगे। मैंने आंखें चौड़ी करके पूछा, टेंट? हमारे पास टेंट का सामान कहां है? उसने सिर्फ पीछे की तरफ इशारा करके बोली, जो बैग तुमने डाले हैं उनमें टेंट का सामान है, पर ध्यान रहे टेंट सिर्फ 5 लोगों के लिए है और हर टेंट में बस एक ही आदमी सो सकता है, इसलिए तुम्हें कार में ही सोना होगा। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, पर खाना कहां से होगा? उसने निश्चिंत होते हुए कहा, आज हम खुद यहीं खुले मैदान में खाना बनाएंगे, हाथ से आग पर। यह सुनकर मेरे मन में खुशी सी हुई। मुझे अपना खाना खुद बनाकर खाना पसंद है, पर मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी खुले मैदान में आगे क्या होने वाला है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि जो होने वाला था वो इतना भयानक होगा कि मेरी रूह कांप जाएगी और मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। फिर मैं कार लेकर मैदान के बीच में रुक गया। जैसे ही कार रुकी, वे सभी धीरे धीरे बाहर उतर आए। जैसे ही वे सभी कार से उतरे, पीछे की सीट पर बैठे 2 आदमी मेरी कार की डिग्गी खोलते हैं। एक बैग उठाकर वो उसे मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। थोड़ी देर में वही दोनों आदमी वहां 5 टेंट लगा देते हैं। पहले वे लोग टेंट में थोड़ा आराम करते हैं,
इसके बाद वे मेरी कार से एक और बैग निकालते हैं। उस बैग में उनका खाना पकाने का सामान रखा हुआ था, एक छोटा सिलेंडर, चूल्हा और कुछ मसाले। वे धीरे धीरे उसी पर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। मैं भी कार से उतरकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर उनके पास चला जाता हूँ। मैं उस औरत से पूछता हूँ, आज आप लोग क्या पकाने वाले हैं? वो मुस्कुराते हुए कहती है, आज हम चिकन बनाने वाले हैं। मैं थोड़े हैरान होकर पूछता हूँ, इस सुनसान मैदान में चिकन हमारे लिए कहाँ से आया? इतना कहते ही वो लड़की जो पहले से उनके साथ थी हंसते हुए कहती है, क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पका कर खा लिया जाए। मैं उस पर एक झटका खाकर डर जाता हूँ और कहता हूँ, आपका मतलब क्या है? उस लड़की की इस बात पर वो औरत तुरंत गुस्से से उसकी ओर देखती है और अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। फिर वो मुझसे कहती है, अरे वो तो बच्ची है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। जब उनका मसाला और खाना पककर तैयार हो जाता है तो दोनों आदमी मेरी कार की तरफ लौटते हैं और वहां से कुछ चिकन लेकर आते हैं। मैं वहीं पास बैठा सुनता रहता हूं और ये सब दूर से देखता हूं। उन्हें देखते ही मुझे ये अंदाजा हो जाता है कि शायद उन्होंने बैगों में पहले से ही चिकन रख रखा था। जैसे ही उन्होंने चिकन को पकाने के लिए रख दिया, मेरी नजर उस पर पड़ी तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो चिकन दिखने में बेहद अलग और असामान्य लग रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं नॉनवेज खाता हूं और अब तक कई बार चिकन खाया है, लेकिन इस तरह का चिकन मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि उस वक्त मेरी भूख इतनी ज्यादा थी कि मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सका। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब खाना बनकर तैयार होगा और मैं भी उन लोगों के साथ बैठकर अपना पेट भर सकूं। कुछ ही देर बाद खाना तैयार हो गया। सभी लोग एक जगह पर बैठ गए और खाने लगे। वो औरत मुझे अलग से एक थाली में खाना देकर कहती है, तुम साइड में बैठकर खाओ, हम लोग अपने परिवार के साथ ही खाना खाएंगे। पहले तो मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें अपने परिवार के साथ अकेले में खाने का मन है। मुझे उनके बीच दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं बस खाने और अपने पैसे की चिंता कर रहा था। मैंने थाली ली और साइड में बैठकर खाना शुरू किया। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, मैंने उनकी ओर देखा। वे लोग चिकन इस तरह खा रहे थे जैसे पहले कभी उन्होंने ऐसा खाना ही न खाया हो। उनके खाने के तरीके में एक अजीब भुखमरी नजर आ रही थी। मैं उन्हें देखते देखते खाना खाने लगा, लेकिन जैसे ही मैं चिकन चबाता, उसका स्वाद मुझे बेहद अजीब और असामान्य लगने लगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार चिकन खाया था, लेकिन इसका स्वाद आज तक मैंने कभी महसूस नहीं किया था। जैसा कि लग रहा था, मुझे उस चिकन में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। दिखने में ही अजीब, अब खाने में भी स्वाद कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने पूरा खाना खत्म कर लिया। खाना खत्म होते ही वे लोग अपने अपने टेंट में चले गए और मैं भी अपनी कार में जाकर सो गया। लगभग 1 घंटे की नींद के बाद, रात के 2:30 बज रहे होंगे, मुझे अचानक बहुत तेज टॉयलेट लग गई। मैं कार से उतरकर थोड़ी दूरी पर जाकर टॉयलेट कर रहा था। ठीक इसी वक्त मुझे कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद हवा या किसी जानवर की आवाज है, लेकिन वो आवाज साफ और जानलेवा लग रही थी, जैसे कोई आपस में बातें कर रहा हो। जब मैं टॉयलेट करके वापस आया और उनके टेंटों की तरफ देखा तो मुझे एक अजीब नजारा दिखाई दिया। 5 टेंटों में से 4 टेंट खाली नजर आ रहे थे, लेकिन एक टेंट के अंदर मुझे 5 लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। बाहर से तो सभी टेंट बंद थे, लेकिन उस टेंट के अंदर बैठे हुए लोग किसी रहस्यमयी तरीके से दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे उनकी बातें कानों में आने लगी। मैं डर और हैरानी में फंस गया। उस वक्त मैं सोच रहा था कि रात के इस समय ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं और क्यों उनकी परछाइयां इतनी भयानक लग रही हैं। जब उन लोगों ने खाना खा लिया था तो मैं अपनी गाड़ी के पास गया। डिग्गी के पास से गुजरते ही मुझे अचानक कुछ तपकने की आवाज सुनाई दी।
जैसे ही मैंने ध्यान दिया, वो आवाज मेरी कार की डिग्गी से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कहीं गाड़ी का डीजल टैंक तो लीक नहीं हो गया। तुरंत मैं अपने फोन की लाइट जलाकर नीचे झुक गया और टैंक को देखने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मुझे कुछ और ही नजर आया। डिग्गी से कुछ लाल लाल बूंदें टपक रही थीं और नीचे की जमीन भी गीली गीली सी हो चुकी थी। मैंने अपने हाथ की हथेली पर वो बूंदें गिराई और देखा तो ये बिल्कुल खून जैसी लग रही थी। इस नज़ारे को देखकर मेरी रूह कांप गई। डर के मारे मैं ठिठक गया। फिर मैंने हिम्मत करके डिग्गी खोली। अंदर वही बैग रखे हुए थे जो वे लोग लाए थे। धीरे धीरे मैंने एक एक बैग खोलना शुरू किया और जैसे ही मैंने बैग खोला, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि मैंने क्या देखा। ऐसा नज़ारा था कि मैं चीख पाता, लेकिन उस डर में मेरी आवाज़ भी बंद हो गई थी। वो सब कुछ इतना भयानक था कि मेरी सांस थम सी गई और मेरी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उस समय मैं समझ चुका था कि मैं गलत लोगों के बीच फंस चुका हूं और मेरी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। मुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उन बैगों में ऐसा क्या था जो देखकर मैं इतना डर गया। तो सुनिए, जैसे ही मैंने पहला बैग खोला, उसमें जो चीज थी उसने मेरी रूह कांप दी। बैग के अंदर किसी इंसान का आधा कटा हुआ शरीर पड़ा था। चारों तरफ खून ही खून फैला था, लेकिन यह समझना मुश्किल था कि वो किसी महिला का शरीर है या पुरुष का। दूसरा बैग खोला तो उसमें उसी आधे कटे शरीर का बाकी हिस्सा मिला और साथ ही एक और लाश का हिस्सा पड़ा था। दोनों ही किसी पुरुष के लग रहे थे। तीसरा बैग खोला तो उसमें भी एक और युवक का आधा शरीर पड़ा था। उसकी एक तरफ किसी तरह का पका हुआ मांस रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इंसान के मांस को ही पका कर रखा हो। तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। शायद इन्हीं लोगों ने रात को जो चिकन खाया था वो दरअसल इंसानी मांस था और मैं भी वही खा चुका था। ये ख्याल आते ही मुझे भीतर से घिन और उल्टी सी आने लगी। कुछ ही देर में मैं वही खड़ा खड़ा उल्टी करने लगा। मैंने जो कुछ भी खाया था सब बाहर निकल गया। उल्टी के बाद मैंने फिर उन बैगों में झांका। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मुझे अचानक पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। जैसे ही मैं पलटा, मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा कुछ बदल चुका था। वो लड़की अब मुझे वैसी नहीं बल्कि डरावनी और अनजानी सी लग रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने देखा कि मैंने उन बैगों में रखी चीजें देख ली हैं, वो अचानक जोर से चीख पड़ी और वो लड़की इतनी जोर से चीखी कि उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। मैंने घबराकर अपने दोनों कानों को दबा लिया। उसके चिल्लाते ही कुछ ही सेकंड में वे बाकी लोग भी वहां पहुंच गए, 2 औरतें और 2 आदमी। जब उन्होंने देखा कि मैंने डिग्गी के बैग खोलकर सब देख लिया है, तो वे सब मुझ पर गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। मैंने खुद को संभाला और थोड़ी हिम्मत करके उनसे कहा, तुम लोग कौन हो? तुमने इनको क्यों मारा? ये लोग कौन हैं? मेरी बात सुनकर पहले तो वे सब गुस्से में थे, लेकिन अगले ही पल वे सब जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरा खून जम गया। हंसते हंसते उनके चेहरे बदलने लगे। आंखें लाल हो गईं, दांत बाहर निकल आए, त्वचा काली पड़ने लगी। कुछ ही पलों में उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं रहे। वे अब किसी डायन या पिशाच की तरह लगने लगे थे। ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे एहसास हुआ कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि किसी और ही दुनिया के जीव हैं जिन्होंने आज मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया है। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर के मारे मेरे हाथ पांव इतने सुन्न हो गए थे कि मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी वो लड़की, जो अब पूरी तरह किसी डायन जैसी लग रही थी, मेरी ओर देखते हुए बोली, तुम जानना चाहते हो ना कि इन बैगों में जिनकी लाशें पड़ी हैं वे कौन हैं? तो सुनो,
ये भी तुम्हारी तरह ही ड्राइवर थे जो हमें अपनी गाड़ी में यहां तक लाए थे। हमने एक एक करके सबको खत्म कर दिया और अब बहुत जल्द तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसके मुंह से सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो दूसरी औरत जो मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोली, इन सब को उनके किए की सजा मिली है, अब तुम्हें भी यही सजा मिलेगी क्योंकि तुमने हमारी सच्चाई देख ली है। तीसरी औरत की आवाज और भी ठंडी और भयानक थी। वो बोली, तुम सोच रहे होगे कि हमने इन लोगों को क्यों मारा है। हम बता दें, एक दिन हम भी साधारण लोग थे। उस दिन हम लोग घूमने निकले थे, लेकिन जो ड्राइवर हमें ले जा रहा था उसने नशे में कार चला दी और हाईवे पर एक ट्रक में टक्कर मार दी। हम सब वहीं जिंदा चलकर मर गए। उस दिन हमारी कोई गलती नहीं थी, हम सिर्फ सफर कर रहे थे, लेकिन उस ड्राइवर की लापरवाही ने हमारी जान ले ली। तब से हमारी आत्माएं भटक रही हैं, मुक्ति नहीं मिली और गुस्सा भी नहीं थमा। इसलिए अब हम उन लोगों को सजा देते हैं जो हमें हमारी मौत की याद दिलाते हैं, तुम जैसे ड्राइवर। उनकी ये बातें सुनकर मेरे भीतर का डर कई गुना बढ़ गया। मुझे समझ आ गया था कि मैं कैसी जगह फंस चुका हूं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। वे सब मेरे चारों ओर खड़े थे और ठंडी डरावनी आवाज में बोले, तुम जैसे ड्राइवर हमारी लापरवाहियों का कारण बने हो, तुम्हारी वजह से न जाने कितने घर उजड़ गए। इसीलिए अब हम अलग अलग ड्राइवरों को घूमने के बहाने बुलाते हैं, फिर उन्हें यहीं खत्म कर देते हैं। उनका मांस ही हमारी भूखी आत्माओं को शांति देता है। हमारे लिए यही न्याय है, यही सुकून। उनकी ये बात सुनकर मेरी सांसें अटक गईं। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा था कि अब मेरी भी बारी है। थोड़ी ही देर में वे मुझे भी मारकर इन बैगों में भर देंगे और फिर मेरे शरीर का भी वही हाल होगा। मेरे भीतर डर के साथ साथ अपने परिवार का चेहरा घूमने लगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगी। मैंने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे बचना ही होगा, मुझे इन राक्षसों के चंगुल से निकलना ही होगा। मैं धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने लगा। बाहर से मैं अपने हाथ जोड़कर उन सब के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक कर रहा था, कृपया मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अंदर से मैं कांप रहा था, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहा था जैसे मैं अपनी जान की भीख मांग रहा हूं। वे मेरे डर और तड़प को देखकर और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी ने माहौल और भी खौफनाक बना दिया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हंसी के बीच मैं धीरे धीरे और पीछे हट चुका था। इतना पीछे कि अब मैं अपनी कार की ड्राइविंग सीट तक पहुंच गया था। मैंने अचानक पूरी ताकत लगाकर ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और फुर्ती से अंदर घुस गया। अंदर बैठते ही मैंने चारों तरफ के दरवाजे तुरंत लॉक कर दिए। मेरी हरकत देखकर वो भयानक औरतें, वे दोनों राक्षसी पिशाच बिजली की तरह मेरी ओर दौड़े। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे कभी भी बाहर निकल जाएगा। मैंने बिना देर किए इग्निशन घुमाया। खुशकिस्मती से चाबी पहले से ही लगी थी। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, एक बार, दो बार, लेकिन गाड़ी का इंजन जानबूझकर जैसे रूठ गया हो। उसी वक्त मैंने शीशे से बाहर झांका। सामने हेडलाइट की हल्की रोशनी में वही सबसे बड़ी चुड़ैल खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं, पूरी तरह भूतनी जैसा लग रहा था। वो धीमे धीमे मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी और अपने नोकीले खून सने नाखूनों से इशारा कर रही थी, भाग कहां पाओगे। मेरी रीढ़ में सिहरन तोड़ गई। मैं फिर भी बार बार इंजन घुमाता रहा। इसी बीच वो लड़की जैसी दिखने वाली डायन और दूसरी चुड़ैल मेरी कार के शीशों पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी। धम 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 की आवाज पूरी कार में गूंज रही थी। मैं पसीने पसीने हो चुका था। बाहर से अंधेरे जंगल की ठंडी हवा और भीतर ये ताबूत सी बंद कार। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो।
मैंने देखा कि वे शीशे पर इतनी जोर जोर से मुक्के मार रही थीं कि कोई भी वक्त में शीशा टूट सकता था और उसके टूटते ही वो अंदर झांक कर मुझे उठा लेती। डर के मारे मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। तभी कुछ याद आया। कल रात जब हम चल रहे थे तो अचानक कार के स्टीरियो में हनुमान का भजन चालू हो गया था और उसी पर उस बड़ी औरत का गुस्सा फट से दिखा था। यही ख्याल आते ही मेरे भीतर एक उम्मीद की किरण जगी। शायद वही भजन सुनते ही ये राक्षसी मुझसे पीछा छोड़ दें। मेरी कार का इंजन नहीं चल रहा था, पर म्यूजिक सिस्टम बैटरी से चलता था। मैंने फौरन म्यूजिक ऑन किया और बीच में से हनुमान भजन और फिर हनुमान चालीसा बजा दी। हनुमान का नाम लेते ही मैंने जोर से जय श्री राम कहकर चाबी घुमाई और चमत्कार से गाड़ी स्टार्ट हो गई। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आंखों से देख न सकने वाली ताकत मेरी पीठ थपथपा रही हो। सामने वही बड़ी चुड़ैल खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर अब गुस्सा और झुंझलाहट दोनों थे। मैं बिना देरी के गियर में डालकर पीछे हटने लगा, पर जैसे ही कुछ दूरी पीछे आया, कार अचानक रुक गई। इंजन ने एक छोटी आवाज दी और फिर ठहर सी गया। मैं दिल के दौरे जैसी धड़कन के साथ सीट पर जमा रहा। बाहर से उन लोगों की चीखें और मेरी खुद की सांसें ही सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि गाड़ी अचानक रुक गई और पीछे झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों नर पिशाच मेरे कार के पीछे खड़े होकर अपनी भयानक शक्ति से गाड़ी को रोककर पकड़ रहे थे। उनके दोनों हाथ धातु के हों जैसे, और वे गाड़ी को पीछे नहीं जाने दे रहे थे। मैंने बिना सोचे समझे आगे का गियर भिड़ाया और पूरी ताकत से गाड़ी तेज करके उस बड़ी चुड़ैल को टक्कर मार दी। पर जैसे ही टकराने वाली हुई, वो अचानक वायुमंडल में मिल सी गई और गायब हो गई। उस पल मेरी सांसें अटक गईं। मैं बदहवास होकर मैदान से बाहर निकल गया और जैसे तैसे सड़क पर आ गया। पीछे के रेट्रोव्यू मिरर में देखा तो वही दृश्य, पांचों डायन, चुड़ैलों और नर पिशाचों का झुंड मेरी कार के पीछे दौड़ रहा था। वे चीख चीख कर कराहते और विलाप करते थे, हाथ छूट गया, हाथ छूट गया। उनकी आवाजें मेरे कानों में छेद कर रही थी। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबा दिया और पेट्रोल पांवों तक उबलने लगा। कार हाईवे पर उड़ती चली जा रही थी। भीतर हनुमान चालीसा बज रही थी और मैं जब जहां भी आसपास की हवा में जय श्री राम बोल पाता, वो शब्द किसी तरह हिम्मत दे रहा था। मैं लगातार 1 घंटे तक कार दौड़ाता रहा, हाथ सख्त पकड़े, आंखें आगे टंगी हुई। आखिरकार मैं उस हाईवे पर पहुंचा और शहर की तरफ मोड़ लिया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, ऐसी जगह जहां ये राक्षसी मेरे पास कुछ भी नहीं कर सके। तभी दूर से कुछ रोशन दिखा, एक ऐसा इलाका जहां शहर की रोशनी पहले से ही झलक रही थी। मैंने देखा कि कलकत्ता से मुंबई आते हुए हाईवे पर कुछ ही किलोमीटर पहले बाईं तरफ एक बड़ा गणेश मंदिर दिखाई दे रहा था। महाराष्ट्र में तो गणेश जी की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है और वहां रात में भी दर्शन करने वाले लोग आते रहते हैं। मैंने फटाफट गाड़ी उस मंदिर की तरफ दौड़ाई और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया। मंदिर के पुजारी ने पास आकर मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने पूरी कहानी उन्हें सुनाई और उन्हें गाड़ी तक लेकर गया। मैंने अपनी डिग्गी खोली और बैगों को दिखाया, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने लाशें दिखाने के लिए बैग खोले तो वहां कोई लाश नहीं थी। बैग पूरी तरह से खाली थे, केवल कुछ खून की बिखरी हुई बूंदें ही वहां रह गई थी। ये देख मुझे और भी ज्यादा डर लगा। ये समझ नहीं आ रहा था कि वे लाशें अचानक कहां गायब हो गई थी। मुझे लगा जैसे वहां किसी अदृश्य शक्ति ने उन लाशों को हटा दिया हो। उस वक्त मेरी गाड़ी से जो खून टपक रहा था, वो भी मुझे लगातार डराता रहा। पूरी कहानी सुनने के बाद मंदिर के पुजारी ने मुझे गणेश महाराज का एक रक्षा सूत्र बांधा और कहा, बेटा अभी इस मंदिर के कुंड में जाकर स्नान करो। स्नान करने के बाद मैं तुम्हारे लिए पूजा करवाऊंगा। मैंने उनके निर्देश माने और स्नान करके आया। मंदिर में बैठकर पुजारी ने मुझे पूजा करवाई और कहा, आज ही अपनी एक गाड़ी बेच दो। जितनी जल्दी हो सके इसे बेचकर कोई नई गाड़ी ले लो। अगले ही दिन मैंने उस गाड़ी को बेच दिया और फिर रात के समय बुकिंग लेना बिल्कुल बंद कर दिया।
लेकिन कहानी का एक और पहलू बचा हुआ था। उस आदमी ने जो हमेशा मुझे बुकिंग दिलवाता था और उसी रात भी उसने मुझे बुकिंग दिलवाई थी। मैंने उसे फोन करके पूरी घटना बताई। मैंने उससे कहा, तू इंसानों के साथ साथ भूतों की भी बुकिंग कब से लेने लगा है? तेरी वजह से कल रात मैं मौत के मुंह से बचकर आया हूं। लेकिन उसने मुझे सुनकर जो कहा, वो सुनकर मैं और आप दोनों हैरान रह जाएंगे। उसने कहा, मैंने तो तुझे कभी फोन ही नहीं किया और ना ही कोई बुकिंग दी। मैंने ताज्जुब करते हुए कहा, तेरे फोन की कॉल मेरे पास रिकॉर्ड है, मैसेज भी आया था, एड्रेस भी मिला था। उसने कहा, ठीक है, भेज दे तो मैं देख लूं। जब मैंने अपने फोन को चेक किया तो मुझे दंगी हुई। ना तो कोई कॉल थी, ना कोई मैसेज, ना कोई रिकॉर्डिंग। पूरी रात की सारी बातें जैसे हवा में घुल गई हों। यह देखकर मैं बेहद डर गया। इसके बाद मैं कई दिनों तक बीमार रहा और तेज बुखार में पड़ा, लेकिन बप्पा की कृपा से जल्दी ही मैं स्वस्थ हो गया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको वो डर और सस्पेंस महसूस हुआ जो मैंने महसूस किया था? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, भाई, मैंने तो तेरे नाम पर कल कोई बुकिंग ही नहीं करवाई थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? तेरा मतलब क्या है? कल रात जिस नंबर से तूने फोन किया था उसी से तो तूने मुझसे बात की थी। वो आदमी घबराई हुई आवाज में बोला, वो नंबर मेरा है ही नहीं, और तू जो नाम ले रहा है वो शख्स तो 5 साल पहले मर चुका है। वो कभी हमारी एजेंसी में ड्राइवरों को बुकिंग दिलाता था, लेकिन उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तब से उसका नाम किसी ने नहीं लिया। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मंदिर में पंडित जी की बातें याद आने लगी। मैंने धीरे से फोन काट दिया। मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, कल रात मेरी गाड़ी में बैठने वाला, मुझे बुकिंग दिलाने वाला आखिर कौन था? दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहें। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपको वो डर और सस्पेंस महसूस हुआ जो मैंने महसूस किया था? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।